जय हिंद। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और हिंदी साहित्य में भी आदिकाल की बात करेंगे। आखिर आदिकाल का पृष्ठभूमि क्या है, आदिकाल का समय क्या है, इनको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम साहित्य को संपूर्णता में समझना चाहते हैं तो साहित्य के पृष्ठभूमि, उनके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज मैं संपूर्ण आदिकाल की परिस्थितियों की चर्चा करेंगे और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल क्यों कहा, मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल क्यों कहा, या राहुल संकीर्तन ने इसे सिद्ध सामंत काल क्यों कहा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल क्यों कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इनका आदिकाल नाम क्यों रखा। आखिर जिस हिंदी साहित्य में आदिकाल का समय एक सामान्य कालखंड 7वीं से 13वीं सदी माना जाता है, आखिर उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, उस समय की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, उस समय की धार्मिक परिस्थिति क्या थी, उस समय की आर्थिक परिस्थिति क्या थी। दोस्तों, साहित्य को हम रटने का प्रयास करते हैं लेकिन साहित्य को संपूर्णता में समझते नहीं हैं। मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूं जो साहित्य को संपूर्णता में समझना चाहते हैं, एक बार हमारा 10 क्लास 8 क्लास फ्री लेकर देखो, आप साहित्य को संपूर्णता में समझोगे। आखिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं होता है, इनके जड़ में जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, साहित्य को संपूर्णता में नहीं समझना। मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूं। जब हमने साहित्य को संपूर्णता में समझा, एक बार में हिंदी से मेरा जेआरएफ हो गया। अगर हम इतिहास को संपूर्णता में समझे तो इतिहास से जेआरएफ हुआ, बुद्धिज्म को संपूर्णता में समझे तो बुद्धिज्म में जेआरएफ हुआ। बहुत सारे हमने कंपटीशन निकाला। तो आप कहीं भी पढ़िए लेकिन साहित्य को संपूर्णता में जरूर पढ़िए। अब आते हैं दूसरी बात कि आखिर आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी। आखिर आदिकाल में सिद्धनाथ और जैन साहित्य का विकास किस तरह हुआ। अगर दोस्तों हम परिस्थितियों की बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम परिस्थिति की बात करें, राजनीतिक परिस्थिति की बात करें, तो आदिकाल का समय हमने कहा कि 7वीं से 13वीं सदी तक समय आता है। इस 7वीं सदी में उत्तर भारत में हर्ष की सत्ता थी। हर्षवर्धन एक शक्तिशाली शासक था और हर्ष के मृत्यु के बाद कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन थे वह भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते थे। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद छोटे छोटे सत्ताओं का दौर शुरू हुआ। बंगाल में पाल वंश आए, दक्कन भारत में राष्ट्रकूट आए और गुजरात में प्रतिहार वंश आए। इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय युद्ध होता है जो लगभग 8वीं सदी से 12वीं सदी तक चलता है। इस युद्ध में कभी पाल जीतता है, कभी प्रतिहार जीतता है, कभी दोस्तों राष्ट्रकूट जीतता है। इस युद्ध के कारण आम जनता त्राहिमाम हो गए थे, आम जनता बड़े परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटे छोटे सामंतों का उदय होता है। इसीलिए राहुल संकीर्तन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा है, इसलिए कि खास करके गुजरात में चौहान वंश का उदय होता है, गुज्जर प्रतिहार का उदय होता है, तोमर का उदय होता है, गहरवाल वंश का उदय होता है जिस वंश के जयचंद्र थी और उसकी पुत्री सहयोगिता थी, जिसकी चर्चा आप पृथ्वीराज राशों में करते। इन सब का उदय होता है दोस्तों। और एक उत्तर भारत में फ्यूडलिज्म सिस्टम आता है जिसे हम सामंतवाद कहते हैं। और ये सामंत जो थे,
इनको सिर्फ अपने भोग विलास से मतलब था, आम जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं था। इस समय ना तो राष्ट्रभक्ति थी, ना ही देशभक्ति थी। सिर्फ स्वार्थ के लिए आपस में लड़ रहे थे। गहरवाल चौहान से लड़ रहे थे, कभी गुज्जर प्रतिहार से लड़ रहे थे, कभी अदानी की सारी सत्ता आपस में ही लड़ रहे थे। एक बड़ा लाइन आता है पृथ्वीराज रासो में, जाकी कन्या सुंदर देखी ताकी धरी तलवार। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को कहता है, गोरी रतों तू धरा तू गोरी अनुरत, कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हारी धराओं पर आक्रमण कर रहे हैं कि तुम हो कि गोरी में अनुरत हो। तो राजनीतिक परिस्थितियां यही थी। आपसी टकराव के कारण दोस्तों बाहरी आक्रमणकारी को मौका मिलता है। खास करके 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण करता है और वह सिंध को जीत लेता है और बहुत सारे धन संपत्ति भारत से लूट कर वो मध्य एशिया ले जाता है। और ये लूट की प्रक्रिया एक कंटिन्यू हो जाती है और इस्लाम का आक्रमण कंटिन्यू जारी रहता है और आपसी फूट का वो फायदा उठाते रहता है। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनवी का नाम सुने होंगे आप लोग। 1000 से 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1025 में उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब, भेड़ा, खेड़ा बहुत सारे क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया और अंतिम आक्रमण उनका जाटों के खिलाफ था 1027 ईस्वी में। तो इसका फायदा इस्लाम के आक्रमणकारी उठा रहे और इसी कड़ी में आप पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। ऐसा नहीं था कि भारतीय सामंत कमजोर थे, ऐसा नहीं था कि भारतीय सामंत वीर नहीं थे, भारतीय राजा वीर नहीं थे, लेकिन उनका सबसे एक कमजोर पक्ष जो था आपसी लड़ाई, आपसी फूट। खुद को कृष्ण के अवतार समझने लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि ये जो सामंत थे खुद को बड़ा समझते थे, कृष्ण के अवतार समझने लगते थे। ये जो सिद्ध थे वो कृष्ण के अवतार अपने आप को समझते थे। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी जो है सबसे पहले गुजरात पे आक्रमण करता है, लेकिन वहां के शासक भीम द्वितीय चालुक्य वंश का होता है। वो मोहम्मद गौरी को 1175 में हरा देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और फिर उत्तर भारत की तरफ से, पंजाब की तरफ से वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। उस समय पृथ्वीराज चौहान होता है, जिसकी चर्चा आप पढ़ोगे तो पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग है रेवा तट, जो यूजीसी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। रेवा तट, वहां पर वो आक्रमण करता है और पृथ्वीराज की चर्चा उसमें है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है और इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और जीतने के बाद जब चौहान को लगने लगता है अब मोहम्मद गौरी पुनः आक्रमण नहीं करेगा और पृथ्वीराज चौहान भोग विलास में लिप्त हो जाता है। इन्हें अपने सामंतों से झगड़ा तो था ही, जयचंद्र से झगड़ा था ही, क्योंकि जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का इन्होंने अपहरण किया था। तो इधर यह भोग विलास में लिप्त हो जाता है और मोहम्मद गौरी उधर एक रणनीति बनाता है। और रणनीति क्या बनाता है कि वह जयचंद्र को मिला लेता है, आगरा के गवर्नर को मिला लेता है, पंजाब के गवर्नर को मिला लेता है, सिंध के गवर्नर को मिला लेता है और युद्ध की घोषणा कर देता है। और इसी समय चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को कहते हैं, गोरी रतों तू धरा तू गोरी अनुरत, कि मोहम्मद गौरी तुम्हारे धरा पे आक्रमण कर रहे हैं और तुम हो कि गोरी में अनुरत हो। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देते हैं। और ऐसा नहीं कि जयचंद ने साथ दिया तो उन्हें छोड़ दिया। 2 साल बाद 1194 में चंद्रावड़ की लड़ाई होती है, उसमें जयचंद्र को भी दोस्तों हरा देता है। तो ये राजनीतिक परिस्थिति थी आदिकाल में। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके ही इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार बनाया, जिसमें से उन्होंने 4 अपभ्रंश की रचना लिए थे और 8 देश भाषा की रचना लिए थे। 4 अपभ्रंश की रचनाओं में हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका थी। इनका हमने कोडिंग भी बताया है। हम ही विजय होंगे तो हमारी कीर्ति पताका फहराएगी, हम ही विजय होंगे तो हमारी कीर्ति पताका फहराएगी। शेष जो है वो देश भाषा में है। तो इसी आधार पे उन्होंने रखा, यद्यपि इस पे विवाद है जिसकी चर्चा मैं क्लास में करूंगा। इन 12 रचना में बहुत सारे रचना हैं जो वीरता परक रचना है ही नहीं, चाहे वो कीर्तिलता हो, कीर्ति पताका हो, अमीर खुसरो की रचना हो, पहेलिया हो। तो ये एक बात थी। दूसरी तरफ हम परिस्थिति की जब बात कर रहे हैं, एक तो ये राजनीतिक परिस्थिति था कि युद्ध का माहौल था, राजा सामंत आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए बाहरी आक्रमणकारी को मौका मिला। दूसरी तरफ ये जो 7वीं से 13वीं सदी का समय था, इस समय समाज कैसा था दोस्तों? समाज जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बटा हुआ था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता कम हो रही थी, लेकिन क्षत्रिय अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगे हुए थे। बाल विवाह विद्यमान था, पर्दा प्रथा विद्यमान था, सती प्रथा विद्यमान था, स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता था, स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था, शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, शिक्षा बिल्कुल कम थी। दूसरी तरफ अगर मैं धार्मिक की बात करूं तो हर्षवर्धन के समय तक एक धार्मिक सहिष्णुता की धारा थी। खुद जो हर्षवर्धन थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन वो जैन को भी संरक्षण देते थे और सनातन धर्म हिंदू धर्म को भी संरक्षण देते थे। लेकिन हर्ष के मृत्यु के बाद जितने भी धर्म था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, एक विकृत रूप में जनता के सामने आने लगी। जो सिद्ध साहित्य, जो प्योरिटी की बात करता था, बौद्ध धर्म से निकला हुआ सिद्ध साहित्य जो प्योरिटी की बात करता था, उसमें भी तंत्र मंत्र की साधना आ गए। सिद्ध साहित्य में भी कहा गया कि हम तंत्र मंत्र के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वो भी बौद्ध धर्म से परिवर्तित होकर हिंदू धर्म से प्रभावित हो गए और एक आंदोलन के रूप में सामने आए। मतलब हर धर्म अपने आप को बदल करके मूल स्वरूप से अलग होकर के जनता को दिग्भ्रमित करने लगे और जनता को ये समझ नहीं आता था हम किस धर्म में जाएं, किस धर्म को माने, क्योंकि हर धर्म मैनिपुलेट करने का प्रयास करता था। इसी तरह दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो बाह्य लूट के कारण, इतने बड़े स्तर पे लूट हुआ, बाह्य लूट के कारण हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई, जिसे हम सोने का चिड़िया कहते थे। धीरे धीरे सोना विदेश की ओर पलायन करते गए। तो ये जो एक परिस्थिति थी, इसी परिस्थिति में जो है आदिकाल में धर्म संबंधी साहित्य का उद्भव हुआ, जिसमें सिद्ध साहित्य आए। आखिर सिद्ध साहित्य कौन था? इसको आप क्लास लेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जानेंगे कि बौद्ध परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित आंदोलन था। सिद्ध बौद्ध परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित आंदोलन था। ये तांत्रिक क्रियाओं में आस्था रखता था और तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहते थे, इसीलिए इसे सिद्ध कहा गया। इसी तरह नाथ साहित्य आया जो मुक्ति की बात करता है, हठ योग की बात करता है, कुंडलिनी जागरण की बात करता है। जैन साहित्य आया जो विजेता होने की बात करता है, जैन मतलब होता है विजेता, उपदेश की बात करता है। और चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तीनों साहित्य को, धार्मिक साहित्य को एक सांप्रदायिक साहित्य माना, इसीलिए इन्होंने साहित्य के क्षेत्र से ही इसे बाहर कर दिया। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा यह बात ठीक है कि उसका एक पक्ष सांप्रदायिक है, लेकिन जो
धार्मिक साहित्य है, इसमें भी अच्छे ग्रंथ लिखे गए। और पहला जो धार्मिक साहित्य था, उसी में पहले भाग दोहा, चौपाई, स्वरठा, हरिगीतिका, छप्पे जैसे छंदों का इजाद किया गया, डेवलप किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था, अगर धर्म संबंधी साहित्य को हम साहित्य के क्षेत्र से बाहर करेंगे तो हमारे लिए अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि जो धर्म संबंधी साहित्य है इसका प्रभाव परवर्ती साहित्य में भी पड़ा। इसीलिए राहुल शंकराचार्य ने कहा भी कि जो सिद्ध कवि थे यही हिंदी साहित्य के प्रथम दृष्टा थे। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। साहित्य को जब तक आप संपूर्णता में नहीं समझेंगे, चाहे आप कोई भी पेपर दे ले, चाहे वो पीजीटी दे ले, चाहे वो टीजीटी दे ले, चाहे यूजीसी के नेट का पेपर दे ले, आप भी दिग्भ्रमित मत होइए, भूल भुलैया में मत रहिए। मैं तो ये भी कहूँगा सस्ते के चक्कर में भी मत रहिए। जहाँ अच्छे पढ़ाई होता है वहाँ ज्वाइन कीजिए। मैं कहूँगा हमारा क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट 8 से 10 क्लास लेकर देखिए। आखिर हम किस तरह संपूर्ण साहित्य को करवाते हैं, एक बार देखिए तो सही, उसके बाद निर्णय लीजिए आपको क्या करना है। दोस्तों, एक बार समय निकल जाता है ना तो वह लौट कर नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम 1 साल बाद पढ़ेंगे, 2 साल बाद पढ़ेंगे। महसूस करना कि 2 साल में आप कितनी चीज खो दोगे, 6 महीने में आप कितनी चीज खो दोगे। और मैं ये पहला पूरे भारत का कोचिंग सेंटर में चलाता हूँ जो स्टम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देता है। शर्त यही है कि आपको मेहनत करना है, बताए गए रास्ते पे चलना है। तो ये काम जरूर कीजिए। हमारा हिंदी साहित्य का फिर से मॉर्निंग बैच शुरू हो गया है। आप अभी 1-2 क्लास ही हुआ है तो आप क्लास लेकर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद। फिर किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे।